राज्यसभा के चुनाव के बाद तस्वीरें कुछ अलग निकल कर आई। कहीं तो राज्यसभा चुनाव के दौरान जमकर हुई क्रॉस वोटिंग ने तय कर दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी नेता जमकर इधर से उधर जाने वाले हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और नेताओं की अंतरात्मा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इधर माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव 2022 का हिस्सा बराबर कर लिया है। साल 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने भाजपा को झटका देते हुए तत्कालीन योगी सरकार के 3 मंत्रियों 10 विधायकों को शामिल कराया था। भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले सपा के 7 विधायक झटक कर हिसाब बराबर करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। लोकसभा चुनाव से एन पहले उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी कमजोर कर दिया है। सपा के 7 विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराने के साथ साथ बसपा का वोट भी हासिल कर भाजपा ने केवल 8वां प्रत्याशी नहीं जिताया बल्कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को हैरान भी कर दिया। इधर हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा चुनाव के दौरान बहुमत न होने के बावजूद भाजपा ने सत्ताधारी कांग्रेस को खासा परेशान कर दिया है। तो तस्वीरें राज्यसभा चुनाव के बाद से अलग अलग निकलकर सामने आई हैं। कहीं बदलाव की बयार देखी गई है और तो कहीं दिल के साथ साथ दल बदलने की भी बयार देखने को मिले। और राज्यसभा चुनाव के बाद तस्वीरें जो निकल कर आई उसके बाद से लगातार पार्टियों में उठा पटक मची हुई है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और केवल ढीगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर शुभेंदु जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। कहते हैं कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कोई तो बजा रही होगी। किसी भी पार्टी का कोई नेता बदले, किसी के पार्टी को छोड़ने को लेकर बात कही जाए तो सारी उंगलियां घूमकर आपके ऊपर आ जाती हैं। शुभेंदु जी। कीर्ति जी, मेरा नाम शुभेंदु अधिकारी नहीं, शुभेंदु अवस्थी है। कई बार गलती हो जाती है, माफ करिएगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी। जी जी जी, वो वेस्ट बंगाल में है, हम दिल्ली में है, इतना फर्क है जी। हाँ, अब देखो, हिंदुस्तान में कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है वो तो भाजपा करवाई रही है, मोदी जी करवाई रहे हैं जी। और जो खराब हो रहा है उसके लिए सब लोग इल्जाम भाजपा पे ही लगाएंगे। अब किसी की पार्टी से कुछ लोग छोड़ के चले गए, किसी ने क्रॉस वोटिंग कर दी, किसी की सरकार गिर गई, किसी के लोग छोड़ के चले गए, तो सबको एक ही बहाना है। कोई कहता है, केजरीवाल जी कहते हैं ऑपरेशन लोटस है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। पर मेरा ऐसा कहना है कि आज की तारीख में जो इंडिया गठबंधन है या एनडीए अलायंस है, ये बेसिकली जो पहले सौतेले भाई थे जी, अब मौसेरे भाई होने का प्रयास कर रहे हैं। अब समझिए सौतेले क्यों कह रहा था मैं, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को बहुत गाली दे रहे थे जी। केजरीवाल जी गाली देते थे कि कांग्रेस बड़ी चोर पार्टी है जी। और बच्चों की कसम खाता हूं मैं कि हम कांग्रेस के साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई भी अलायंस नहीं करेंगे जी। तो ना बच्चों की कसम रही जी। ना ही उनके वो पुराने स्टेटमेंट रहे। तो ये चुनाव है, कोई भी कभी कहीं भी मिल सकता है। यही केजरीवाल जी शरद पवार के लिए भी कहते थे कि इनका पूरा अकाउंट हमारे पास है, बहुत बड़े चोर हैं, फिर देखिए साथ में खड़े हैं। और ये सब पार्टियां जैसे लेकिन शुभेंदु जी जो ये आरोप आप विपक्ष पर लगा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें तो आपके पार्टी से भी देखने को मिलती हैं। तमाम वो नेता जिन पर आप आरोप लगाते थे और वो आपके पार्टी में शामिल हो जाते हैं, फिर यहाँ पर दोहरा रवैया कैसे? दो चीजें अलग अलग है, दो चीजें अलग अलग है। जो पार्टियां हमारे साथ आ रही हैं जी, वो मोदी जी के विकास की यात्रा को देखते हुए, देश को आगे बढ़ते हुए बिना शर्त हमको ज्वाइन करती हैं। और इनकी पार्टियों का गठबंधन सशर्त है कि तुम हमको ये दोगे तो हम तुमको वो देंगे। इस तरीके का गणित, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री लगाकर इनका गठबंधन है। मैं कहता हूं कि राजनीतिक पार्टियों में ये होता है, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते भी हैं, परंतु
जो मूल भावना है, जो मूल भावना है उसको आप ध्यान रखिए कि इंडी गठबंधन का एक नेता है राहुल गांधी जी, कांग्रेस की बड़ी पार्टी है। वो जब समय समय पर मंदिर जाते हैं और कहते हैं कि हम पक्के ब्राह्मण हैं, जनेऊ धारण किए हुए ब्राह्मण हैं, और वहीं उनका गठबंधन का स्टालिन का लड़का कहता है ये गौमूत्र प्रदेश है और हिंदू लोग डेंगू और मलेरिया से हमको तुलना करते हैं, हिंदुओं को, सनातन हिंदुओं को तुलना करते हैं। ऐसी जब विचारधारा एक ही संगठन में बिल्कुल अपोजिट विचारधारा है, एक आदमी कह रहा है कि हम जनेऊ धारण करते हुए राहुल गांधी जी, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हिंदू कीड़े मकोड़े हैं। तो ये विचारधाराओं का जोड़ एक्चुअली जोड़ नहीं है। जब चोर मौसेरे भाई, जब एक चोर होता है दूसरे चोर के साथ मिलता है तो वो आपस में मौसेरे भाई कहलाए जाते हैं, इसलिए ये गठबंधन है। हमारी पार्टी के अंदर आप बता दीजिए कि दो गठबंधन अलग अलग विचारधारा वाला हो तो बताइए। दूसरी चीज, अभी जैसे राहुल गांधी जी वायनाड सीट से लड़ते थे केरला में, आज लेफ्ट के साथ उनका अलायंस है, पर लेफ्ट ने खुद वहां पर राहुल गांधी जी के विरोध में खड़ा कर दिया है व्यक्ति को। ये कैसा गठबंधन है? केजरीवाल जी दिल्ली में उनके साथ है पर पंजाब में उनके साथ नहीं है। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में उनके साथ नहीं है पर बाकी जगह उनके साथ है। ये कौन सा गठबंधन है? आपको समझ में आता हो तो आप बताइए, हमको तो नहीं समझ में आता, जनता को समझ में। ठीक है शुभेंदु जी, इस पे जवाब ले लेते हैं। केवल जी कहते हैं कि ये जो आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो गठबंधन बना हुआ है बिना तालमेल का है, हाथ तो मिल गए लेकिन दिल नहीं मिल पाए। 24 की तैयारी कैसे करिएगा सर, कैसे मुकाबला करिएगा 24 में? देखिए आर्य जी, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ। पहले जो इन्होंने कहा, देखिए लोग ऐसे ही छोड़कर नहीं जाते। बीजेपी की धरपकड़ योजना के तहत ये काम करते हैं। बीजेपी के पास इतना पैसा कहां से आया? आप देखिए, एक एमएलए जो होता है वो करीबन 1.5 लाख वोट से जीत करके आता है, और उसको उठा करके लेके जाना, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुना जाता है, उस जनता के साथ धोखा हो जाता है जब उसको उठा करके ले जाते हैं और उसको कितना पैसा उसके ऊपर खर्च करते हैं और इसको फिर दूसरी तरफ ले जा करके अपने हक में वोटिंग करवाते हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है? ये भाजपा की सरकार जब से बनी है, इन्होंने क्या किया अभी तक? इन्होंने ये कहा था पहले कि हम जो जब आएंगे तो हम जो है कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, यही कहते थे ना। उसके बाद आप ये देखिए, जब इनको ये लगा कि कांग्रेस तो मुक्त हो नहीं रही इनसे, तो अब क्या है कि नए नए हथकंडे, नई शरारत, नए तरीके लेकर के आते हैं। और आप इतना पैसा इनके पास आता कहां से है जो एमएलए उठाने के लिए, एमएलए लेके जाने के लिए? आप देखिए, स्टेटों का नाम लेता हूं मैं, गोवा यही हुआ, अरुणाचल प्रदेश में यही हुआ, कर्नाटक में यही हुआ, मध्य प्रदेश में यही हुआ। आपने देखो, राजस्थान में भी इन्होंने पूरी कोशिश की थी जब हमारी सरकार थी। चंडीगढ़ के अंदर तो बहुत बड़ा उदाहरण है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन था, उसके अंदर भी इन्होंने डायरेक्ट बैलेट पेपर जो है 8 इनवैलिड कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी फटकार लगाई इनको कि आप किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और इनको इतनी फटकार लगने के बाद भी इनको शर्म नहीं आई थी। अब हिमाचल के अंदर भी यही कर रहे हैं, बाकी स्टेटों में भी यही कर रहे हैं। आप उठा के जब लोगों को लेकर के जाते हैं एक वोट दिलवाने की खातिर, वो एक एमएलए 1.5 लाख वोट से जब चुन करके आता है, उसको वोट कांग्रेस को दी है लोगों ने। आप उन लोगों की मंशा के साथ खिलवाड़। ढींगरा जी, ये कब तक आरोप लगाइएगा? आप अपने पार्टी को नहीं संभाल पा रहे। पार्टी के कई नेता हैं, लगातार आपको छोड़ते जा रहे हैं। अगर उंगलियों पर गिनती करें तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी। लगातार नेता आपके जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, अदर पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि आपके जो शीर्ष नेतृत्व है वो विश्वास नहीं बना पा रहे अपने नेताओं पर, आपके अंदर खाने में विश्वास नहीं है। जनता के बीच में कैसे विश्वास बनाइएगा सर, और ये आरोप कब तक लगाइएगा? ये जो पावर होती है ना, उस पावर के तहत लेकर के जा रहे हैं। आप ये देखिए, सीआरपी की गाड़ियां जाती हैं हिमाचल के अंदर, हरियाणा से सीआरपी की गाड़ियां जाती हैं और 6 आदमियों को वहां पे जबरन बिठाया जाता है उस गाड़ियों के अंदर, और उनको उठा के चंडीगढ़ ले आया जाता है। फिर उनको हेलीकॉप्टर में उनको फोर्स के साथ घुमाया जाता है। तो ये क्या दिखाता है
वो एमएलए जो चुना गया था वो लोगों के द्वारा, कांग्रेस को वोट के द्वारा चुना गया था ना। तो भाजपा कर क्या रही है? आप ये देखिए, वाजपेयी जी ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि मैं जो है एक वोट से भी अगर वो करता हूं, लेकिन मैं दूसरे के एमएलए को लाने के लिए या एमपी लाने के लिए एक चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? उसका बिल्कुल उल्टा। आप ये देखिए, उठा उठा के लोगों को लेके जा रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? ये सरकार जो चलती है वो लोगों के लिए बनती है, लोगों के पैसे से बनती है, लोगों के टैक्स का पैसा होता है, उसको आप उठा उठा के ले जाएंगे किसी भी एमएलए को। ये राजनीति थोड़ी है, ये तो धरपकड़ योजना है जो भाजपा चला रही है और मोदी जी चला रहे हैं। बाकी तो कोई और है ही नहीं इसके अंदर। दो जाने जो हैं पूरे देश का शिकार करने में लगे हुए हैं, कुछ लोगों ने उनको पावर दे दी शिकार करने की। कि कहाँ है लोकतंत्र, कहाँ पे है आज लोकतंत्र? ठीक है ढींगरा जी, ठीक है ढींगरा जी, आपके पास वापस आएंगे। लेकिन ढींगरा जी, ठीक है, कहते हैं कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कोई तो वजह रही होगी। लेकिन प्रदीप गुप्ता, शुभेंदु दी आपके पास आएंगे, उससे पहले प्रदीप गुप्ता जी से जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी, जब आपकी पार्टी बनी थी लगातार आपने तमाम विरोध किए कांग्रेस के लिए, ये बोला वो बोला, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए। लेकिन आज दौर अलग है, तस्वीरें अलग हैं। कुछ राज्यों में आप साथ में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कुछ राज्यों में अकेला चलने की राह पर हैं। तो कैसे जनता के बीच में विश्वास कैसे बनाइएगा सर? जिसको आप तमाम बुरा भला बोलते थे, आज उसके साथ खड़े हैं, कैसे जनता के बीच में विश्वास बनाइएगा? प्रदीप जी, आज इस देश के अंदर पावर और सत्ता का नशा कहां चढ़कर बोलता है। सीबीआई, ईडीआई, इनकम टैक्स और तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं का मोदी जी द्वारा किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके विरोध में आज हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। और ये जो मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 बार, एक अकेला सब पे भारी, इन तमाम जुमलों पर इंडिया गठबंधन हो गया है भारी। आज इंडिया गठबंधन से मोदी बिल्कुल घबरा चुके हैं। आज भाजपा क्या कर रही है? आज भाजपा ने कहा था हम नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में कभी नहीं लेंगे, और नीतीश कुमार ने भी कहा था मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। लेकिन बिहार के गठबंधन से ये घबरा गए। ये बिहार तो धीरे धीरे बिखर रहा है, गठबंधन तो धीरे धीरे बिखर रहा है। नहीं, गठबंधन जो भाजपा कह रही थी कि मैं नीतीश कुमार को कभी भी हम भाजपा में नहीं लेंगे, हमें चाहे कुछ भी हो जाए। अमित शाह ने बड़े जोर शोर से कहा था हम नीतीश कुमार को कभी अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन बिहार के गठबंधन से डर गए, घबरा गए, इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार को दोबारा अपनी पार्टी में ले लिया। लेकिन इंडिया गठबंधन सभी मुश्किलों और बाधाओं को तोड़ता हुआ कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये इंडिया गठबंधन से इनकी घबराहट है जो जयंत चौधरी को भी इन्होंने अपनी पार्टी में मिलाया, लेकिन जयंत चौधरी का इनकी पार्टी में दिल नहीं लग रहा है। अब ये चाहे जितना सितम कर ले। सवाल तो ये खड़ा हो रहा है ना कि पार्टी बीजेपी में जो शामिल हो रहे हैं, आप उनको कैसे नहीं रोक पा रहे? आपके तमाम जो दल हैं, उनके जो नेता हैं लगातार विपक्ष में जा रहे हैं, लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आप नहीं रोक पा रहे हैं, आप नहीं बचा पा रहे, अपने गठबंधन को नहीं बचा पा रहे। सर, जनता के बीच में कैसे जाइएगा? क्या कहिएगा उनको? जनता सारी बातें विश्वास बनाइएगा उनके बीच में? कोई बात नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जनता अच्छी तरह से सारी चीज समझ चुकी है और इनकी गुंडागर्दी को 2024 के चुनाव के अंदर जवाब भी दे देगी। अब चंडीगढ़ में सिर्फ एक छोटा सा मेयर का चुनाव था, वहां पर इन्होंने कितनी गुंडागर्दी करी और सुप्रीम कोर्ट ने सीधी जजमेंट दी कि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार ही वहां से मेयर घोषित किया जाएगा, और उसको घोषित कर दिया। 36 में से इन्होंने में कैद हो गई, और उस कैमरे में कैद होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ले पाई और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को ही उन्होंने वहां से मेयर घोषित किया। अभी तो ये छोटा सा चुनाव था जिसमें सिर्फ एक 36 वोट पड़ी थी, इन्होंने 25% बेईमानी करी है। अभी 92 करोड़ वोट पड़ेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो ये कितनी बेईमानी करेंगे?
ये हर जगह गुंडागर्दी कर रहे हैं, पैसे का, सीबीआई का, ईडी का और तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये देश के अंदर इन्होंने एक अनअनाउंस इमरजेंसी लगा रखी है, जो देश के लोकतंत्र के लिए ही बड़ा ही खतरनाक विषय है और इसे आम जनता सब समझ चुकी है। और आम जनता अपनी वोट के जरिए 2024 में मोदी को अच्छी तरह समझा देगी और मोदी की सरकार 2024 में जाने वाली है। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। शुभेंदु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है हमारा कि लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है, धरपकड़ की राजनीति कर रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और नेताओं के लिए फिर एक सवाल खड़ा हो जाता, करता क्या नहीं करता, मरता वाला बात आ जाती है कि अगर नहीं जाता तो फिर क्या करता, मजबूरी हो जाती है। मजबूरी का नाम कहते हैं कि चलिए नहीं बोलते, लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं आप लोग, और यही वजह है कि नेताओं मजबूरी की वजह से आपके पास आ रहे हैं। शुभेंदु जी। आर्या जी, देखो, आज प्रदीप गुप्ता जी की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसके सब मंत्री जेल में हैं और एक बहुत बड़े घोटाले के कारण जेल में हैं और 1 साल से उनको बेल भी नहीं मिल रही। 26 कोर्ट ने उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया। उससे बड़ा घोटाला जल बोर्ड का है, जिसमें बाकी सब लोग जेल में जाने वाले लोग हैं। आंदोलन से जन्मी ऐसी पार्टी जिसने कसम खाई थी कि हम आम आदमी हैं, ना घर लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, तो उसने घर के अंदर 52 करोड़ रुपए खर्च किए। वो आम आदमी जो सबके सामने, फिर से बोल रहा हूँ, जो सबके सामने आडंबर करता है, ढीली पैंट, ढीली शर्ट और निरॉन का पेन लगाकर, वो अपने घर में 8 लाख से लेकर 9 लाख रुपए तक का टॉयलेट सीट लगाता है। घर में जो पर्दे लगा है वो 10 लाख रुपए के एक पर्दे हैं। मेरे को लगता है प्रदीप गुप्ता जी, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज देखिए। जिस पार्टी की कोख से आप जन्मे, कांग्रेस का वोट लेके आप जन्मे, कांग्रेस को गाली देके आप जन्मे, पर ऐसी क्या मजबूरी आ गई मोदी जी के नाम पर कि आप सब लोग को एक होना पड़ा? क्योंकि आपको मालूम है मोदी जी देश को आगे लेके जा रहे हैं, मोदी जी इस भारत माता को अपने परम वैभव पर लेके जा रहे हैं, और आप और आपके लोग मोदी जी और मोदी जी की जो ये फौज है कार्यकर्ताओं की, उसके आगे इतने छोटे हो गए हैं प्रदीप गुप्ता जी कि पिछले 3 चुनाव में आपको वोट नोटा से भी कम मिला। बातें आप बड़ी बड़ी करना चाहते हो और कर रहे हो। मैं किसी बात को आपको सीधा सीधा जवाब देते हुए ये नहीं कहना चाहता कि आपका भविष्य क्या है, पर आंदोलन से जन्मी हुई जितनी आप ऐसी पार्टियां हैं, जिसमें चाहे आसाम की पार्टियां रही हो, चाहे समग्र क्रांति रही हो, वो 7-8 सालों में भ्रष्टाचार में इतना डूब गए थे, अकूत डूब गए थे कि वो खत्म हो गए और आप अपनी खत्म पर हो। अब आप चाहे कांग्रेस के साथ मिल लो। आप सोचिए, कांग्रेस के यहाँ पर सोनिया गांधी जी को आज यदि वोट देना होगा, राहुल गांधी जी को वोट देना होगा, प्रियंका गांधी जी को वोट देना होगा, तो वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, क्योंकि जहाँ पे वोट उनका गठबंधन हुआ है वहां पे आम आदमी पार्टी ने अपना व्यक्ति को खड़ा किया है। अब कांग्रेस को के अध्यक्ष को, महामंत्री को भी दूसरे जो पार्टी को वोट देना पड़े जो उनको गिराकर गाली देकर पैदा हुआ है, तो भैया हम तो भगवान पे ही भरोसा रखते हैं कि ऐसा कलयुग आएगा कि जितने भी मौसेरे भाई हैं सब एक साथ होंगे और एक धर्म युद्ध को लड़ेंगे। जिस तरीके से कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, सत्य की लड़ाई हुई थी, कौरव एक साथ हो गए थे, आज सब कौरव एक साथ हो गए और धर्म का युद्ध है, सत्य का युद्ध है। और सत्य के युद्ध में इसमें आने क्या होने वाला है अगले 40 दिन में देख लीजिएगा। ये सब लोग अपने अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी अपनी पार्टी को बचाने के लिए एक हुए हैं, और जैसे ही ये इनको पता लगेगा कि इनका परिवार बच नहीं पा रहा, ये सब एक दूसरे को गाली देते हुए अलग होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी कह रहे हैं कि भविष्य खतरे में है और मौसेरे भाई एक साथ आए हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, कैसे करिएगा सर?
आगे क्या कुछ रणनीति है आपका, क्योंकि लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि भविष्य खतरे में है, क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि जो आपके पार्टी, जो आपके दल हैं, सहयोगी दल हैं, वो बिखर रहे हैं, कैसे लड़िएगा सर? विपक्षी दल अपने तमाम मतभेदों को दूर करते हुए एक हो रही है। अब टूट गया, बिखर गया, खत्म हो गया, अब खत्म हो गया। रोज मीडिया चैनलों के थ्रू ये अफवाह बीजेपी फैला रही है, लेकिन 2024 के अंदर इंडिया गठबंधन इनको बहुत पूरी तरह से हराएगा। इनकी जो गुंडागर्दी को खत्म करेगा। इन्होंने देश का लोकतंत्र खत्म कर दिया है। अजीत पवार के बारे में कह रहे थे देवेंद्र फर्नांडिस बड़ी सदन में खड़े होके ही चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ का घोटाला, और इनकी पार्टी में आते ही और उसका दामन साफ हो जाता है। हेमंत सोरेन के बारे में इन्होंने कितनी चार्जशीट लगाई थी, उसको इन्होंने असम का मुख्यमंत्री बना दिया। जयंत चौधरी के बारे में ये लोग क्या बकवास करते थे, उसको उन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया। नीतीश कुमार के बारे में कितनी इन्होंने अफवाहें फैलाई, इन्होंने कितने उसके बारे में अपशब्द कहे, और नीतीश कुमार को इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया। इनके पास पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन है जो इनकी पार्टी में जाता है उसका दामन सारा पाक साफ हो जाता है। ये बिल्कुल घबराए हुए हैं। एक अकेला सब पे भारी आ रहे तो फिर इनको विपक्षी दलों को तोड़ने की क्या जरूरत है? ये ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, पैसे का मिसयूज कर रहे हैं, दूसरे पार्टी के विधायकों को ये डराते हैं, धमकाते हैं, उसको सीबीआई की ईडीआई की रेड का डर दिखाते हैं। इसी तरह से इन्होंने हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया, जिसके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है, जिसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। उधर अरविंद केजरीवाल जी को रोज धमका रहे कि इंडिया गठबंधन से आप अलग हो जाओ, नहीं तो हम आपको अंदर कर देंगे। ईडी उनका कुछ नहीं कर पा रही, अब सीबीआई से चार्जशीट बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सचिंदर जैन जी के खिलाफ आज तक एक सबूत ईडी पेश नहीं कर पाई। इन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए गलत अंदर कर रखा है। ये सारा देश देख रहा है, और 2024 के अंदर सारा देश इनको दूर चढ़ा देगा, और विपक्षी गठबंधन पूरी ताकत, पूरी एकता के साथ चुनाव लड़ रही है। आते हैं शुभेंदु जी, आपसे आएंगे, लेकिन पहले इनकी बात पूरी, प्रदीप जी आप अपनी बात पूरी करिए। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, विपक्षी एकता पूरी एक हो रही है, और 2024 का चुनाव पूरी एकता से लड़ रही है, और इस भाजपा को 2024 के अंदर हिंदुस्तान की जनता जड़ से उखाड़ फेंकेगी। ठीक है, शुभेंदु जी इसका जवाब दीजिए शुभेंदु जी इसका। तमाम आरोप लग गए, वही आरोप लग गए, एक बार फिर से घूम फिर के आरोप लगातार सेम ही आते हैं आपके पास, जवाब दीजिए। प्रदीप जी, मैं कह रहा था कि चुनाव में अभी काफी समय है, इतना गुस्सा करोगे तो बीपी बढ़ जाएगा। हम गलत थे या ईडी गलत थी तो बेल क्यों नहीं मिली, और 26 कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी। और यदि आप ईमानदार हैं तो केजरीवाल जी कोर्ट से भाग क्यों रहे हैं, भागम भाग क्यों कर रहे हैं? अजीत पवार जी जब तक आप लोगों की पार्टी में थे तब तक ईमानदार थे, लेकिन सर भाजपा में आते ही बेईमान हो गए। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। लेकिन शुभेंदु जी सवाल तो यहाँ पर ये भी खड़ा होता है ना कि अगर अजीत पवार किसी और पार्टी में थे तब वो भ्रष्ट थे, आपके पार्टी में आके वो सही कैसे हो गए? उनको किस वॉशिंग पाउडर से धुला गया है? चाहे अजीत पवार की बात कर ली जाए, तमाम वो दल के नेताओं की बात कर ली जाए जिन पर आप आरोप लगाते रहे, वो आपके पार्टी में आ जाते हैं तो कैसे क्लीन हो जाते हैं, कैसे सेफ हो जाते हैं? ये भी तो सवाल उठता है ना सर। इसी का जवाब दे रहा हूँ। जब तक कांग्रेस में थे तब तक किसी ने गाली नहीं दिया इनको। उसके बाद आप एग्जाम्पल ले लीजिए शुभेंदु अधिकारी का। शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल में काफी कहते हैं कि उन पर इल्जाम था। आज 3.5 साल हो गए, ममता बनर्जी जी ने क्यों नहीं उनके ऊपर कोई FIR करी? ACP उनके पास है, ईडी में कंप्लेंट कर सकती हैं, और कोई भी यदि 3.5 साल में एक भी FIR नहीं हुई है, या उधर नारायण राणे या और भी जिसके नाम लेते हैं ये लोग, यदि बस महाराष्ट्र में इनकी 1.5 साल की सरकार थी उस समय पे कंप्लेंट करते, कोई कंप्लेंट नहीं थी, खाली चैनल पर आकर बातें करना है। और हमने किसी अजीत पवार की कोई भी केसेस वापस नहीं लिए हैं। यदि कोई केस वापस दे दिया हो, उनको छुट्टी मिल गई हो, उनको क्लीन चिट दे दी गई हो तो आप हमको बताइए। केजरीवाल जी का जो मैंने कहा कि जो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं, प्रदीप गुप्ता जी उसका तो जवाब दे दो कि उसी व्यक्ति ने तो कहा था ना कि मैं तो वो एक कमरे में काम चला लूंगा। तो ये 105 कमरे वाला घर में 52 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए? किसका पैसा आ रहा है?
शीला दीक्षित जी की सरकार में जब शीला दीक्षित जी चलती थी तो उनके घर में 4 एसी लगे थे, तो ये चिल्ला चिल्ला के केजरीवाल जी कहते थे कि इसका बिजली का बिल क्यों 4 एसी लगाए। अब इस समय पर 106 एसी लगे हैं, वो किसके पैसे से आ रहा है? केजरीवाल जी के किसी पार्टी उसको पेमेंट कर रही है क्या? नहीं। प्रदीप गुप्ता जी, आपको शर्म आना चाहिए। कई बार शर्म को पानी में चुल्लू भर पानी में लोग डूबने को कहते हैं, हम उसको भी नहीं कह रहे। कम से कम अपनी बातों को तो आप सही कहो। शुभेंदु जी, शब्दों की मर्यादा रखिए। शुभेंदु जी, निवेदन है आपसे, निवेदन है, प्लीज प्लीज। बिल्कुल निवेदन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात ठीक है। जनता को या पंजाब की जनता को ठगा है। आज वही जनता तो पूछ रही है कि आज आप इतने चेंज कैसे हो गए, किस तरीके से आपने व्यवहार को चेंज कर लिया, किस तरीके से जो आदमी कहता था हम अपनी वैगनार से आएंगे, वो वैगनार जाने कहां छोड़ के 10-10, 20-20, 25-25 गाड़ियों के कारवां से चलता है। मैं मानता हूं कि केजरीवाल जी, आप पार्टी को जन्म करने के लिए इतने बहुत नौटंकी करी है, परंतु जनता ने सब देखा हुआ है। जब इस तरीके का गठबंधन हुआ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, या कांग्रेस और सपा, कांग्रेस सपा बसपा, या कहीं और भी वोट ट्रांसफर नहीं हुए, क्योंकि कांग्रेस से नाराज होकर वोट आप में गए। अब उन जो वोट कांग्रेस से नाराज थे, जो लोग आप में गए, उन्होंने देखा वापस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ ही जोड़ लिया। आप इसके पहले आर्या जी, आप कई डिबेट करती थी और ये लोग चिल्लाते थे कि ये इसकी बी पार्टी, बीजेपी की बी पार्टी, आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी थी करती थी, कांग्रेस बी पार्टी है। अब देख के समझ में आता होगा कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है। ये दोनों लोग। ठीक है शुभेंदु जी, आपके पास लौटेंगे, लेकिन हमारे पास केवल ढींगरा जी लगातार बने हुए हैं। केवल ढींगरा जी, आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस करती है, लेकिन सर हिमाचल में जो हुआ उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? क्या ये पार्टी का फेल्यूर मानते हैं या फिर शीर्ष नेतृत्व का फेल्यूर मानते हैं? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे सर इसके लिए? आर्य जी, ऑपरेशन कोई नहीं। ये आप बहुमत होने के बाद भी आप अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा नहीं भेज पाए सर, इतना बड़ा फेल्यूर। आप इनको लोटस की संज्ञा मत दे, मैं आपको संज्ञा इनको दे कि ये धरपकड़ योजना के तहत मोदी जी को लोगों ने पावर दी। अब ये लोगों की लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिन्होंने मोदी जी को पावर दी है। अब चुनाव दोबारा आएगा तो लोग अगर पावर देंगे फिर ये लोकतंत्र की हत्या करेंगे और आप टीवी चैनल नहीं चला पाएंगे। आपके साथ भी वही काम करेंगे जो विपक्ष की पार्टियों के साथ ये लोग कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बात आप लिख लीजिए। अगर मोदी जी को दोबारा पावर देंगे तो आपके चैनल नहीं रहेंगे, आपका सिस्टम नहीं रहेगा, लोगों विपक्ष नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोग पावर का मिसयूज कर रहे हैं। और मैं आपको कह रहे हैं लोटस कुछ नहीं है इनका सब तंत्र जो है वो पैसा तंत्र है, और पैसे का खेल हो रहा है और पैसे के साथ पावर का खेल हो रहा है। दोनों ही काम कर रहे हैं, सभी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। आपको एक बात बताऊं, डरे हुए क्यों है मोदी जी? पावर का खेल बोलेंगे, पावर का खेल बोलेंगे या पार्टी के अंदर की जो मजबूती है वो डामाडोल होती हुई नजर आ रही है? वो एक गाना याद आता है सर ढींगरा जी, वो गाना याद आता है कि दिल ना लगे दिलदार तो हमारी गली आ जाना। क्या यही वजह रही है कि आपके यहाँ पर उनका दिल नहीं लगा, मन नहीं लगा, तो अंतरात्मा ने कुछ और गवाही दी और चले गए बीजेपी के साथ? देखिए, आप आज देखिए जितने भी नेशनल टीवी आजकल के जो चल रहे हैं वो सभी के सभी उनके पीछे जो है वो कई तंत्र भाजपा के तंत्र पे चल रहे हैं, और उसके अंदर जो उनके मालिक है, बड़े बड़े जो भी चैनलों के मालिक हैं, उनकी भी जो पीछे से तार है वो मोदी जी ने पकड़ रखी है। सर चैनलों की बात छोड़िए ना, आप अपने पार्टी की बात करिए ना। मैं बात बता रहा हूँ, ये पावर का खेल है। मुद्दे से नहीं भटकता मैं मुद्दे से नहीं भटकता मैं आर्य जी आपको खेल बता रहा हूँ इनका। आप सुन लीजिए, मैं क्यों छोड़ू, पावर का खेल खेल रहे हैं। और जिस दिन ये दोबारा पावर देते हैं लोग तो आपकी यहाँ से बोलने की शक्ति छीने गए, आपकी यहाँ टीवी पे बात करने की भी शक्ति छीने गए। आपको ये बात सुनिए, आप मुझसे कड़वे बोल नहीं सुनना चाहती, बिखर रही है आप मेरे सुनिए आर्य जी, आप मेरे कड़वे बोल सुनना नहीं चाहती, लेकिन कड़वा पीना बॉडी के लिए कई बार अच्छा होता है, उसके लिए सेहत बनती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप सुनिए।
आप सुनिए, कड़वा पीना, कड़वी दवाई जब पीता है ना बंदा तो आदमी ठीक होता है, और आपको भी ठीक करने की बात कर रहा हूं मैं। जो इंडिया गठबंधन है ना, उनसे मोदी जी डरे हुए हैं। कैसे डरे हुए हैं बताता हूं। जो 2019 में 12 करोड़ वोट मिली थी कांग्रेस को, और आपको बताऊं 22 करोड़ वोट मिली थी मोदी जी को, और 32 करोड़ वोट मिली थी इंडिविजुअल दलों को। आज वो 32 करोड़ और 12 करोड़ इकट्ठे हो गए तो वो बन गए 44 करोड़, और मोदी जी रह गए 22 करोड़। तो प्रॉब्लम हो रही है ये, इनके पेट में ये दर्द है कि अब किस तरह से इंडिया गठबंधन को तोड़ा जाए। वो तरीका लगा रहे हैं। इंडिया गठबंधन से टूटा नहीं, 28 की 28 पार्टियां इंटैक्ट खड़ी हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, एक एक आदमी को लगे हुए तोड़ने, धरपकड़ योजना के तहत किसी को गाड़ी में उठा लो, किसी को सीआरपी गाड़ी में बिठा लो, किसी को एजेंसी के थ्रू कर लो। ये धक्का योजना जो है ना, ये ज्यादा देर नहीं चला करती। आप इस बात को समझिए। और मैं आपको ये बता रहा हूं, आज देश के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया मोदी जी ने। वो पैसा किसके ऊपर यूज हो रहा है, वो इसी चीजों पे यूज हो रहा है। और आपको और बता रहा हूं, जो नोटबंदी की थी उसके अंदर जो पैसा गायब हुआ था वो भी इसी काम के लिए यूज हो रहा है। और आपको बता रहा हूं मैं, ये पावर का नशा जो होता है, इसको पावर का और पैसे का नशे के कारण ये सारा खेल खेल रहे हैं, और ये खेल बढ़ता जा रहा है, और ये आपको भी ले डूबेगा और विपक्ष को भी ले डूबेगा अगर ये शरारत ऐसे ही चलती रही। ये जो महानुभाव। ठीक है केवल जी, आपके आरोपों का, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। शुभेंदु जी, क्या कहिएगा? लगातार कई धड़ाधड़ आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर, क्या कहिएगा सर? देखो केवल जी, हम काफी समय पहले जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे तब ये इन्होंने कहा था कि यदि उत्तर प्रदेश में सरकार आ जाए भाजपा की तो ये राजनीति छोड़ देंगे। हमको आज भी उस डिबेट का याद है, पर आज भी राजनीति कर रहे हैं। इस तरीके की बातें करने के बाद 3 राज्यों के अंदर किस तरीके से अभी राजस्थान में सरकार चली गई, छत्तीसगढ़ में सरकार चली गई, और मध्य प्रदेश में जहां कहते थे वहां पे भी मेरी सरकार आ गई। मैं ये कहता हूँ कि अभी ये बातें कर रहे हैं इधर उधर की, थोड़े दिनों के बाद जब सरकार के रिजल्ट आ जाएंगे तब कहेंगे कि ईवीएम को भी बदनाम कर देंगे। कोई कह रहा था हमसे कि इतना तो शीला भी बदनाम नहीं हुई जितना ईवीएम को कांग्रेस ने बदनाम किया। ये वीवीपैट से चुनाव करना सबसे बड़ा खेल है। ये बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, हमारी मांग है, लेकिन आप मानते नहीं हो। आप लोग केवल जी आपके पास आएंगे आपके पास, हम वापस आएंगे। शुभेंदु जी के अपनी बात पूरी करने दीजिए सर, एक लोग बोलिए। हाँ केवल जी सुनो, अपना घर संभलता नहीं है आपका। घर संभलते राहुल गांधी। ठीक है सर, शुभेंदु जी आप बात पूरी करिए। यात्रा पे चले जाते हैं, यात्रा से जितनी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं उतना कांग्रेस तोड़ती जा रही है। हर 15 दिन के अंदर आप देखिए, राजस्थान के 3 एमएलए भाजपा में ज्वाइन कर गए, 8 हिमाचल के टूट गए। अरे टूट गए, आपको अपना घर समझना चाहिए। और उन 8 लोगों ने एक ही बात कही कि कांग्रेस के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है। कमलनाथ जी भी तोड़ने पर आ गए थे, किसी तरीके से आप डर दिखा रहे हो, डराते हो आप लोग, वर्ड हटा दिया था। आप लोग डरा रहे हो जनता को, जुड़ना चाहते हैं। आप लोगों को राज इसलिए नहीं दिया कि आप जनता को डराओ। वहाँ के महाराष्ट्र के 1.5 लाख वोट से चुना जाता है एक एमएलए, उसको डरा रहे हो आप। इतने बड़े बड़े लोग, मैं छोटे लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े लोग जो कभी चीफ मिनिस्टर रहे, जैसे कमलनाथ जी, जैसे कि अशोक चौहान जी, जैसे कि और बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के साथ में रहे हो, अचानक कांग्रेस को छोड़ के खड़े हो गए हो, तो केवल ढींगरा साहब प्रश्न तो बनता है। अरे भाई 1.5 लाख वोट का जनता का चुना हुआ एमएलए उठा के ले जाते हो, कुछ तो कमी आप है। किस बात की वो कर रहे हो? बार कहता हूँ, इस लोकतंत्र को चलाने के लिए, लोकतंत्र को हत्या कर दिया आपने। चलाने के लिए एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। और 1885 में जन्मी कांग्रेस, जिसको अंग्रेजों ने बनाया था, आज उसकी इतना बड़ा टूट जाएगा, इतना छोटा टूट के कांग्रेस दोबारा आएगी कि उसके जो प्रमुख नेता ही उसको छोड़ने लगेंगे। मेरे को लगता है गठबंधन आएगा, मोदी हारेगा। अपना घर संभालने की आवश्यकता है, दूसरे के ऊपर इल्जाम मत लगाओ। घर में यदि झगड़ा है, चुपचाप होता है तो कोई बात नहीं, पर यदि घर के गेट के बाहर होता है, चौराहे पे होता है, तो हम भी कमेंट करेंगे, पड़ोसी भी कमेंट करेंगे। हमारा कोई यदि डिस्कशन है घर के अंदर होता है, कहीं बाहर आवाज आती हो तो आप हमको बताइए। इसलिए अपने गठबंधन को, अपने ठगबंधन को, अपने
इस इंडिया अनैतिक मौसेरे भाइयों के गठबंधन को आप संभाल के रखो। हमको कुछ नहीं करना, जनता देख रही है, अपने आप जवाब देगी। ठीक है ढींगरा जी, आप अभी आरोप लगा रहे थे, मैं बीच बीच में सुन रही थी आपको, कि धमकाया जा रहा है, लेकिन जनता आप पर विश्वास नहीं बना पा रही है सर। यहाँ पे भी कोई वजह रही होगी ना कि जनता आपको नहीं चुन पा रही। चाहे फिर राजस्थान के चुनाव की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, अभी 23 में चुनाव हुए थे, कैसे आगे 24 में जनता के बीच में, और जनता आप पर कैसे विश्वास बना पाएगी? क्या कुछ जनता के बीच में लेके जाइएगा सर? अगर बात डराने की है तो जनता को कैसे डराया जा रहा है ना, जनता आप पर विश्वास नहीं बना पा रही सर। मोदी जी बैलेट पेपर पे चुनाव करा दे, मोदी जी घुटनों पे आ जाएंगे। मोदी जी बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं कराना चाहते, डरते हैं मोदी जी। ये जो विपक्ष है उससे मोदी जी को डर लगता है, और अगर मोदी जी बैलेट पेपर पे चुनाव करा दे तो मोदी जी घुटनों पे आ जाएंगे, लेकिन ये कराएंगे नहीं। आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि इनको पावर का नशा और पैसे का नशा है इनके पास। ये धरपकड़ योजना के तहत जो मैंने पहले वर्ड बोला था, ये उसी के तहत तो सारे देश को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। हिटलर भी यही किया करता था, और ये हिटलर का सेम कॉपी है मोदी जी, और देश का जो है बंटाधार करने में लगे हुए हैं। आप 10 काम गिना दीजिए 10 साल के अंदर मोदी जी ने जो देश के लिए किए हों। ये राम मंदिर या दूसरी चीजों की बात नहीं मैं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं देश की जनता के लिए अगर 10 काम जो किए हो, जो जनता को ये कहा था 100 स्मार्ट सिटियां बनाऊंगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 20 करोड़ रोजगार, जो उन्होंने बातें की थी वो 10 काम गिना दे। मेरे को बताएं कौन से 10 काम किए 10 सालों में? कोई भी नहीं किया, झूठे हैं एक नंबर के। तो ये कहानियां जो हैं हम भी जानते हैं, जनता भी जानने लग गई है, इस बात से कुछ नहीं निकलना। ये धरपकड़ योजना के तहत 1.5 लाख वोट से चुना हुआ एक एमएलए गाड़ी में बिठाकर जब खरीद करके उसको उठा करके लेके जाते हैं, वो डर के कारण लेके जाते हैं, और कोई कारण नहीं है। कोई भी किसी को भी डराया जाए और ले जाया जाए। पुलिस किस लिए, पुलिस का प्रयोग या एजेंसी का या ईडी का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि डराना है। इस तरीका तो डराने का लेंगे ना, पावर है, वो पावर का नशा है, दूसरा पैसे का नशा है, उसी से कर रहे हैं सारा कुछ। देश भी देख रहा है इस बात को। ठीक है, इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपके तरफ से भी आरोप लगाया जाता है विधायकों को तोड़ने का, और उसके बाद फिर आप विश्वास मत भी साबित करते हैं। क्या केजरीवाल जी अपने विधायकों का विश्वास एक बार ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं? ये देखते हैं कि ट्रस्टवर्दी हैं या फिर डामाडोल हो सकता है? क्या वजह रहती है सर ये सारी चीजें करने की? ऐसा है, मोदी जी कहते हैं मैं अकेला शेर सब पे भारी। अगर भारी है तो विपक्ष को तोड़ने के लिए ये घटिया और वाहियात तरीके क्यों अपना रहे? लेकिन मोदी जी, आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। इस बार 2024 के चुनाव में मोदी जी, इंडिया गठबंधन आपको जड़ से उखाड़ फेंकेगा, और ये सारा देश, सारी जनता देख रही है। पिछले 10 सालों से आपकी कोई भी उपलब्धि नहीं है। आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था राम मंदिर, उस ड्रीम प्रोजेक्ट को लुभाने के चक्कर में आपने इसका ठीक चुनाव से पहले इसके अंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करी और इसका अनावरण करा, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला। देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं, आज तक आपने उन समस्याओं से किसी भी आम आदमी को निजात नहीं दिलाया। किसी भी आम पब्लिक को कोई नौकरी नहीं मिली है, कोई सरकारी संस्थान नहीं बने हैं, कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनी है। ये सब लोग, किसान आज देश का आंदोलन कर रहा है, देश का जवान आंदोलन कर रहा है, देश का पहलवान आंदोलन कर रहा है, पीएम हाउस के बाहर उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक और घटिया बात हमारे देश के लिए क्या हो सकती है? जहां पर आपने सरदार पटेल की मूर्ति बनाई है, जहां पर आपने ये सरदार पटेल की मूर्ति बनाई, उस सरोवर का नाम सरदार पटेल सरोवर नेहरू जी का रखा हुआ है। नेहरू जी को आज गुजरे हुए 60 साल हो गए, और
पिछले 10 साल से आप जब भी आप इस सरकार में है और पिछले 10 साल से आपका सिर्फ एक ही काम है, नेहरू को रोना। आप अपनी उपलब्धियां तो कोई बताते नहीं पब्लिक को, और उसके साथ साथ मोदी जी ने एक पब्लिक की नब्ज ये पकड़ ली है कि बिना काम करे देश के अंदर चुनाव किस तरह से जीता जाता है। 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं। इन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच में बंटवारा करा है। इसी तरह से मणिपुर के अंदर भी इन्होंने मैतेई और कुकी समाज के अंदर बंटवारा करा। इसी तरह से इन्होंने गुजरात 2002 का चुनाव मोदी जी ने जीता था। आज इस देश को ये धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, धर्म के नाम पे इस देश के अंदर आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये देश की जो मूलभूत काम है वो कोई भी समस्या को ये खत्म नहीं कर रहे, ना उस समस्या से एक आदमी को, आम आदमी को निजात दिला रहे हैं। ये सिर्फ धर्म की बात करते हैं और विपक्षी दलों को लोकतांत्रिक एजेंसियों के जरिए तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ये कोई काम नहीं कर। ठीक है, इस पे जवाब ले लेते हैं। शुभेंदु जी, धर्म के नाम पर आप लोगों को बांट रहे हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं को एजेंसियों के नाम पे डरा रहे हैं, जवाब दीजिए। प्रश्नों का जवाब दूंगा। ये देश चलेगा आस्था, धर्म और विकास दोनों के साथ। जहां पर हमने धारा 370 खत्म करी तो कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि धारा 370 खत्म होगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। धारा 370 भी खत्म हो गई और कांग्रेस के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रेनें चल रही हैं, लोग कितना खुश हैं। ये खुद केवल ढींगरा साहब और बाकी लोग भी देख रहे हैं। यदि मंदिर की बात है तो हमने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे और हमने उस राम मंदिर को बनाया भी है। उसमें पूरा सहयोग भी किया है। आप लोग तो, केजरीवाल जी तो कहते थे कि उनकी नानी कहती है कि जहाँ पर मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाई जाएगी वहां पे वो नहीं जाएंगे। जैसे ही मंदिर बना वैसे भागते भागते चले गए क्योंकि उनको लगा कि हिंदू वोट चले जाएंगे। ये तुष्टीकरण कहलाता है। ये गंगा यमुना तहजीब नहीं है। गंगा यमुना तहजीब ये है कि यदि राम मंदिर बन रहा है तो उससे 30 किलोमीटर दूर मस्जिद भी बन रही है। इसको कहते हैं। ठीक है। लोग जिस तरीके से तुष्टीकरण। और जहां तक दूसरा पॉइंट है कि हमने कुछ नहीं किया, दोनों लोगों ने कहा मैं आपको 30 सेकंड के अंदर पूरा करा दूंगा। जीडीपी 70 सालों का जो कंप्लीट था वो 1.8 ट्रिलियन था और 9 सालों में 3.7 डबल हो गया। पर कैपिटा जीडीपी 78,000 थी, अब 115,000 है। उसके बाद पोजीशन, वर्ल्ड में आर्थिक पोजीशन में 10वीं स्थान पे थे, अभी 5वें पे है और 3री पे पहुंचने वाले हैं। एक्सपोर्ट 200 बिलियन था, अभी 1000 बिलियन हो गया है ऊपर। उसके बाद मेट्रो सिटीज 5 थी, अभी 20 हो गई हैं। उसके बाद एयरपोर्ट 74 थे जनाब, 74 आज 160 हो गए हैं। पावर इन विलेज 40% गाँव में थी, अभी 99.99% हो गई है। एम्स 7 थे, अब 30 के पास पहुंच गए हैं। अरे साहब, एक्सप्रेस हाईवे से 680 किलोमीटर थी बस। एक्सप्रेस हाईवे 680 किलोमीटर थी, अभी 4000 से ऊपर हो गई। और नेशनल हाईवे 25,000 किलोमीटर का था, अब 53,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गया। 70 साल और ये 10 साल। यदि आप तुलना कर लेंगे, आप एक दिन में 3 किलोमीटर रोड बनाते थे नेशनल हाईवे, हम 90 किलोमीटर रोड बनाते हैं। इसको कहते हैं मोदी जी की गारंटी। हर व्यक्ति को खाना मिल रहा है, कोई भूखा नहीं है। यहाँ बैठ के लोग सो नहीं रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। इसलिए जनता वोट देती है, जनता देश को देखती है कि देश को आगे ले जाने वाला व्यक्ति है। आज किसी भी रोड पे खड़े हुए व्यक्ति से पूछो कि देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो मोदी जी का नाम लेगा, ना ही केजरीवाल जी या राहुल गांधी का। या आप जाके पूछना, अपने दिल की आवाज से पूछना, आपके घर वाले भी यही कहेंगे, मोदी है तो मुमकिन है। इस बार दिल्ली में 7 सीटें, 370 सीटें भाजपा की और 400 पार करके केवल ढींगरा जी और गुप्ता जी दोनों लोगों को हम बता देंगे, प्रदीप जी, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे होगी। केवल ढींगरा जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। केवल ढींगरा जी, बात पूरी करिए, क्या कुछ कह रहे हैं? आप गूगल करिए, सबसे लिखिए उसके ऊपर, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री ऑफ द वर्ल्ड कौन है, सबसे पहला नाम आएगा मोदी जी। ठीक है सर, समय का अभाव है तो इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। और शुभेंदु जी, ढींगरा जी, प्रदीप जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर टीवी 100 पर साझा किया। लेकिन 24 की तैयारी हर पार्टी कर रही है, बस देखने वाली बात ये होगी कि